अब मेरा ख्याल है अब्दुल कादिर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया है कि अब जो जो हाँ प्राइवेट डिस्कशन है वो जरा बाहर ना हो। सर बिल्कुल जी राज ही रहे सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये इंटरेस्ट रेट वाला चैप्टर आपने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 जो सर, था वो सर। उसमें कोई बहुत ज्यादा इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज और वो है नहीं। अच्छा सर। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि बस आज इंशाल्लाह इरादा है मेरा कि उसके ऊपर अलहदा से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। उसमें कोई ठीक है सर। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें थी नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ऐसी असल चीजें जो सर कि सर नेक्स्ट उसमें हमें जरूरत पड़नी है, सर सर आगे आगे भी जरूरत पड़ते रहनी है, वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर कर लूं। और उस राइट पर हम सर। जरा अपना हम टाइम प्रॉपरली अलहदा लगा लें। अच्छा, फिर फाइन कुछ सर, इसका और मतलब ये है जी जी सर, उसका काइंड ऑफ हम थ्योरेटिकल कोई काइंड ऑफ पोर्शन पढ़ लेंगे सर, अब ये कह रहे हैं? नहीं, थ्योरेटिकल जैसे हम इसमें नहीं करते कि पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते राइट हैं। सर। तो सेम उसमें भी यूं ही होगा। थ्योरी वैसे तो हमने थोड़ी बहुत ठीक डिस्कस उसकी की भी है, लेकिन एक एक सर। आध तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट तकरीबन उसकी थ्योरी के ऊपर हम लगा लेंगे, और ठीक तकरीबन है सर। घंटा ऑलमोस्ट या सवा घंटा हम लगाएंगे उसके ऊपर जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स उसी में ही सॉल्व होंगे जैसे हम यहाँ पे हो रहा होता है। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे तो आप साथ साथ सवाल करते रहते हैं, वहां पे साथ साथ ऑब्वियसली सवाल करने की सहूलत नहीं होगी। लेक्चर्स में अपलोड कर सर दूंगा, और उस पे फिर अगर हम ठीक। कोई एक आध दिन हम टाइम निकाल के और कुछ उस पर डिस्कशन करना चाहें, कोई चीज समझ में ना आई हुई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। इसी तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत बहुत थोड़ी सी चीजें ऐसी थी चैप्टर 5 में भी जो हमने छोड़ दी। मसलन राइट अगर सर। अगर हमने एन कैलकुलेट करना हो, या आय की वैल्यू सर मिसिंग हो, इंटरेस्ट की वैल्यू मिसिंग हो, परसेंटेज मिसिंग हो, हमने नहीं डिस्कस किया कि कैसे सॉल्व होगा। अगर एन सर मिसिंग हो फॉर्मूला में, नंबर ऑफ पीरियड्स मिसिंग हो, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कैसे निकाले जाते हैं हमने नहीं डिस्कशन की। हमने ठीक है जो है सर। ये डिस्कशन नहीं की कि ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। हमने ये डिस्कस सर नहीं किया कि इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है। तो ये जो स्लाइड सर छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस वहां पे नहीं की, उसके भी मैं अलहदा सर से प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना रहा हूँ, और वो सर आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर करूंगा। साथ में मैंने सर एक काम ये भी करना शुरू कर दिया कि यूट्यूब चैनल मेरा अपना भी बना हुआ था बड़े अरसे से, लेकिन उस पर सवाए 3 वीडियोस से ज्यादा कुछ मैंने आज तक अपलोड किया नहीं था। तो अब वो जितने सर भी सर यहाँ भी और आगे पीछे जितने भी वो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ, वो तमाम मैं उधर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो वो अपलोड करके लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, वहां पे भी अगर आप बाद में भी देखना चाहें तो फिर देख लीजिएगा आप। राइट सर। सो चैप्टर 6 फाइनल पेपर में हमारे शामिल होगा सर? हाँ जी, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। राइट सर। जो 5th है वो नहीं होगा सर, जो पहले मिड में हो गया? फिफ्थ भी होगा, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। उससे पहले वाली वो जो शामिल चीजें हैं होगा वो, सर? हाँ, शामिल होगा। उससे पहले वाली जो चीजें हैं वो शामिल नहीं होंगी राइट सर। उसमें। फिफ्थ में स्पेशली ये जो लोन अमोर्टाइजेशन वाले जो क्वेश्चन नहीं था, वो लोन सर सर अमोर्टाइजेशन वो जो है वो स्पेशली हम शामिल कर लेंगे। सारी की सारी चीजें नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस शामिल नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस सर जो 5-6 के करीब, वो हम फाइनल पेपर में जो है वो हम शामिल कर लेते हैं। राइट सर। सर वो बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी उसमें गाइडलाइन दे दें ताकि हम उससे आपसे फिर उनकी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ये देखो चैप्टर 6 से ऑनवर्ड तो है ही ना। जी हाँ सर, 5th की जो है सर मैं बात कर। फिफ्थ के लिए मैं गाइडलाइन जो है वो बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर राइट। करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक वो है सर। स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, वही देख लीजिएगा। राइट सर। राइट सर। अच्छा, मेरा ख्याल है जी स्टार्ट करें। सर तो सबसे पहले जी सर, तो बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये बॉन्ड्स वगैरह जो हैं ये होते हैं क्या, और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और इनकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, और इनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि आप अगर
बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या रिटर्न या क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो बॉन्ड और प्राइस बॉन्ड जो आप सुनते रहते हैं, दोनों में बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइस बॉन्ड्स बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। हम जिन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं ये बेसिकली इट्स एन IOU स्टेटमेंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज के बीच में होता है। जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से लॉन्ग टर्म के ऊपर लोन जो है वो लेना हो, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से, तो फिर वो बॉन्ड जो है वो इशू करती होती है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म अगर आपने कर्जा लेना है तो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज बैंक लोन। बैंक लोन के साथ जो लेकिन सबसे जो मेजर जो इशू है और जो वो ये है कि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें आपको कोई ना कोई कोलेटरल या गारंटी आपको रखवानी पड़ेगी। और जिस सूरत में भी और वो गारंटी या कोलेटरल जमानत जो आप रखवाएंगे, अगर कर्जा 10 लाख का ले रहे हैं तो जमानत 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की आपको रखवानी पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई वो नहीं है, गारंटी कोई नहीं है, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि किसी ना किसी गारंटर का बंदोबस्त जो है वो आपको लाजमी करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज जो इसमें वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिएबल, इज फ्लक्चुएटिंग कह लेते हैं। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो बैंक लोन के ऊपर होता है वो काइबर बेस्ड होता है। काइबर जो है वो कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, और ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि अगर कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट रखवाए तो उस डिपॉजिट के ऊपर जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को काइबर कहते हैं, विच इज अ स्टैंडर्ड पाकिस्तान में। और बाहर के ममालिक में ये लाइबर जो है वो इज द स्टैंडर्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहे होंगे तो वो लाइबर के हिसाब से कर रहे होंगे, और लाइबर इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा, ये जो काइबर है या जो लाइबर वगैरह जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। जब आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट टेक ओवर की थी, उस वक्त ये तकरीबन कोई 6 या 6.5% के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा था, और फिर बढ़ते 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 बात 13% पे पहुंच गई। अच्छी खासी फिर ले दे भी हुई। अभी ये कोरोना के केसेस में आपने देखा होगा कि जो डिस्काउंट रेट या वो जिसको पॉलिसी रेट ये कह रहे थे, वो 13% से ये सिंगल डिजिट में वापस आए हैं, और मेरा ख्याल है आजकल 9 पॉइंट समथिंग कुछ जो है वो आजकल चल रहा है। तो फ्लक्चुएट करता रहता है, और ऑब्वियसली फिर जो अगर रेट फ्लक्चुएट करेगा तो जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी जो कि उन्होंने पे करनी होगी वो भी फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई होता है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और उतनी इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास आती रहती है। तो एक ये भी फैक्टर जो इम्पोर्टेंट नोट करने का होता है बैंक लोन के साथ, कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके ऊपर है एक तो हाई है, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी करता रहता होता है। फिलहाल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इतनी समझ में नहीं आएगी कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आप थोड़ी सी एडवांस थोड़ी सी फाइनेंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप इसको समझना शुरू करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग से क्या फ़र्क पड़ सकता है या क्या फ़र्क नहीं पड़ सकता है।
क्योंकि समटाइम्स जब आप यू आर एक्सपोज्ड टू रिस्क तो फिर रिस्क मैनेजमेंट में फिर ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी समटाइम्स क्रूशल हो जाती होती। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है या अगर इंटरनेशनल फाइनेंस वगैरह हो तो फिर वहाँ पे हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि इसको काबू कैसे किया जा सकता है या मैनेज कैसे किया जा सकता है अगर आप रिस्क से एक्सपोज हो जाएं तो। लेकिन फिलहाल बस जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि जो काइबर या लाइबर है ये फ्लक्चुएटिंग रेट है और यूजुअली इट्स अ वेरी अब 13% पे तो बैंक को ऑब्वियसली यानी 13% पे तो उसको कॉस्ट पड़ रही है कि इतने का तो उसको जो है वो इंटरेस्ट रेट पे उसको हार मिल रहा है। आगे फिर जब वो किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा तो उसमें फिर वो जो चीजें सारी थी जो हमने रेट ऑफ वो जो इंटरेस्ट वाले चैप्टर में ब्रीफली जो हमने डिस्कस की थी उस दिन बहुत ज्यादा जो है वो मसला भी रहा था कि वो लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम और वो जो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम और वो सारी चीजें जब इसमें ऐड होती जाएंगी तो ऐड होते होते इसमें काफी जो है वो फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये काफी हाई हो जाता है। तो ऑलरेडी 13% पे अगर ये ऑलरेडी है इसमें जब बाकी चीजें जब ऐड होंगी तो ऐड होते 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 ये काफी अमाउंट जो है परसेंटेज जो है ये बढ़ जाएगी 19, 20 या 22 या 25 तक भी जो है ये पहुंच सकती है। फिर जो बैंक लोन के साथ एक बहुत एक स्पेसिफिक चीज उसके साथ एसोसिएटेड वो ये कि बैंक लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो आपको पता ही है कि आपको ओरिजिनल लोन भी और इंटरेस्ट भी दोनों शामिल होते हैं जो कि हमने लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जब हमने बनाया था तो उस वक्त भी हमने ये देखा था कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फिक्स होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लोन विच इज आउटस्टैंडिंग और उसके साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगी और जब वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स में से माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाया करती है। तो एक तो कुछ चीज़ें आपके पास ऑप्शन ए है अगर आपने लोन लेना है तो ऑप्शन ए आपके पास बैंक लोन की है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये आपके सामने लिखी है मैंने। फिर मॉर्गेज एक्सेट्रा इसमें हो सकती है, मॉर्गेज है, प्लेज है। मॉर्गेज में क्या होगा कि अगर आपको कर्जा चाहिए तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल इन नेचर उसको आप जो है वो गिरवी रखवा के और आप कर्जा ले लिया करते हैं और इसमें भी जो डिपेंड करता है कि कितने ऐसे मॉर्गेज हो रही है तो उसके लिहाज से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से होने की वजूहात जो है वो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो डिफॉल्ट की परसेंटेज भी बीच में ऐड होती है, मेच्योरिटी जितनी लंबी होगी उतना रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो वो भी हम बीच में ऐड करेंगे, लिक्विडिटी भी बीच में ऐड करेंगे और सो ऑन। तो मॉर्गेज दूसरी फिर आपके पास ऑप्शन है और इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जरा थोड़ा सा हाई ही हुआ करता है, इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट इसमें भी पे करनी पड़ती है और आपको कोई ना कोई अगेन गुड कोलैटरल या गारंटी वगैरह जो है वो इसमें भी आपको रखवानी पड़ेगी। मॉर्गेज की एक और जो फॉर्म वो प्लेज है। मॉर्गेज जो है वो गिरवी रखवाने को कहते हैं उर्दू में और प्लेज जो है वो रहन होता है, रहन रखवाने को कहते हैं। मॉर्गेज जो है उसमें जब आपने यानी लोन लेना है तो आपको अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रखवानी पड़ती है, जबकि प्लेज के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी आप अपनी रखवाएंगे कोलेटरल या गारंटी के तौर पे और फिर आप लोन जो है वो बिजनेस जो है वो लोन लेगा बैंक या जो भी होगा। तो अच्छा अच्छा जी, तो जो हमारे पास फिर जो ऑप्शन अगर आपने लोन लेना है तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन एक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स की है। इनमें माइनर
से जो है वो इसमें डिफरेंसेस हैं। हमारे यहाँ पे बॉन्ड्स को ज़्यादातर जो है वो आप डिबेंचर्स के नाम से जो है वो आप सुनेंगे। सुकूक जो है वो इसकी ज़रा थोड़ी इस्लामी शक्ल है, जो कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जब उन्होंने कर्जा लेना हो तो वो यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करेंगे उसको सुकूक जो है वो कहा जाता है। फिलहाल बहरहाल ये हमारी डिस्कशन के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। बॉन्ड्स जो हैं या जिनको हम यहाँ पे डिबेंचर्स भी जो है वो हम कह रहे हैं, ये इसमें जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, कंपैरेटिवली लोअर साइड पे होगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये आमतौर पे कॉर्पोरेशन जो हैं वो इशू कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी बॉन्ड्स इशू करके और पैसे जो है वो हासिल कर रखे हैं। लास्ट गवर्नमेंट में आपने सुना हुआ भी होगा कि बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को जो है वो किया भी जाता है, ये एतराज़ भी किया जाता है कि उन्होंने स्टेट ओन्ड एसेट्स जो हैं वो अपने रखवा के एज गारंटी, और उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह इशू करके और इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने कर्जा जो है वो हासिल किया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफर किया हुआ है। लेकिन यूजुअली इन कंपैरिजन टू बैंक लोन या मॉर्गेजेस, बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो होता है। सेकंड चीज़ जो ज़रा थोड़ी सी आपके उसमें आपके हक में जा रही होती है वो ये है कि दे कैन ईदर बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह इशू करने हैं तो आप गारंटी या कोई कोलेटरल प्लेस करवाएं, और ये भी हो सकता है कि आपने बॉन्ड्स अगर इशू करने हैं तो गारंटी या कोलेटरल आप प्लेस ना करवाएं। अगर आपकी रेपुटेशन मार्केट में ठीक है तो ये जो बॉन्ड्स जो होते हैं ये बगैर कोलेटरल रखवाए भी इशू किए जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना नाम ही जो है वो काफ़ी है, तो गवर्नमेंट अगर बॉन्ड्स इशू करेगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हुए उसमें जो कोलेटरल या जमानत जो है वो लोगों के पास नहीं रखवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना नाम ही काफ़ी है। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है वो ये काम करना चाहेगी तो उसको ऑब्वियसली अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये इशू कर रही है, तो वो कोलेटरल रखवा भी सकते हैं और नहीं रखवा सकते। Bonds are usually unsecured, usually मीन्स के ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं लेकिन आम तौर पे ये अनसिक्योर्ड होते हैं, और डिबेंचर्स जो हैं वो आम तौर पे सिक्योर्ड हुआ करते हैं लेकिन अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। यानी इसमें अगेन वही वाली बात है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की है, रेपुटेशन आपकी अच्छी है, आप बगैर सिक्योरिटी रखवाए भी इशू कर सकते हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को, और अगर आपकी रेपुटेशन जो है या रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई कोलेटरल जो है वो रखवाना पड़ेगा। अगर रेटिंग ठीक है तो फिर रखवाए बगैर भी गुजारा हो सकता है अगर आप नेगोशिएशन थोड़ी सी बेहतर कर लें तो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो फिक्स नहीं था बल्कि फ्लक्चुएटिंग था, जबकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है। और इसमें जो बैंक लोन और मॉर्गेज से जो एक बहुत मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि इंटरेस्ट is paid periodically, while the principal amount is paid at maturity। मैच्योरिटी कहते हैं कि जिस दिन आपने
अपना ओरिजिनल कर्जा फाइनली वापस करना होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो आप साथ साथ पे करेंगे, यानी जैसे इसमें था ना कि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी और इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी था और इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी था। बॉन्ड्स के केस में ऐसे नहीं होते। बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट आप साथ साथ, खाली सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट साथ साथ पे होगा, और जो असल कर्जे की अमाउंट है वो आप इकट्ठी ही एक दफा ही आप पे करेंगे। सपोज कि आपने 5 लाख जो है वो 500 आपने जो है वो लिए हैं, किसी से उधार लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो पहले साल भी 50 रुपीज की अमाउंट पे की जाएगी, सिर्फ 50 की। दूसरे साल भी सिर्फ 50 की अमाउंट पे की जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्योंकि फिक्स है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है बैंक लोन की तरह, तो पहले साल भी 10% था, 10% 500 का 50 हो गया, सेकंड साल भी 50 हो गया, तीसरे साल 50 रुपए का इंटरेस्ट भी पे करेंगे, और क्योंकि अब मेच्योरिटी डेट आ गई है तो आपको 500 रुपए का कर्जा भी इकट्ठा ही वापस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि बैंक लोन में या मॉर्गेज में और बॉन्ड्स में होता है, कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जबकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो न सिर्फ फिक्स होगा, बल्कि जितने साल भी आपने कर्जा लिया हुआ है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने 3 साल किया था, कि कर्जा आपने लिया आपने आज, और 3 साल बाद आप ये कर्जा इकट्ठा ही 500 वापस करेंगे, और बीच में सिर्फ इंटरेस्ट जो है उसकी अदायगी होती रहेगी। ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि बॉन्ड्स में और बैंक लोन में जो है वो होता है। कंडीशंस जो होती हैं, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज के कंडीशंस relating to the bond is decided by the parties themselves. बैंक लोन में क्या हो रहा है कि कंडीशंस बैंक बता रहा है आपको, कर्जा ले रही हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और ये फ्लक्चुएट करेगा, और आपको कोलेटरल आपने लाजमी रखवाना है, और आपने इंस्टॉलमेंट हर सूरत में पे करनी है, और क्या क्या कुछ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वहां पे कंडीशंस बैंक की चल रही हैं, आपकी कोई नहीं चल रही है, वो आपकी रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, और वो रिस्क असेसमेंट की बेस पे जो कर्जा आपको दे रही हैं उस कर्जे पे कंडीशंस वो अपनी लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो अपना खुद से कैलकुलेट करेंगे। जबकि यहाँ पे आमतौर पे जो बंदा बॉन्ड इशू कर रहा है, आमतौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो बंदा बॉन्ड इशू कर रहा है वो जो है वो कंडीशंस अपनी मर्जी की बीच में जो है वो रखवा सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। अब क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो यानी उसमें कंडीशंस वगैरह आप डिसाइड जो है वो आप खुद करते होते हैं, तो इसमें इसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह या इसमें कुछ जो टेक्निकल जार्गन है इसकी, वो एक तो ये कि जो दोनों का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उसको कॉवेनेंट कहते हैं। कॉवेनेंट ये फॉर्मल एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, सॉरी फॉर्मल एग्रीमेंट है जो कि आपका और दूसरी पार्टी का जो है वो हुआ है। कॉवेनेंट की डिटेल जिस डॉक्यूमेंट में हुआ करती है उसको डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स, और यहाँ पे जो फाइनल जो जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि अभी बस हमारे पास 1.5 मिनट रह गया और फिर हमारा ये अभी सेशन फिलहाल खत्म हो जाएगा, तो कॉवेनेंट की जो डिटेल होगी वो इंडेंचर में होगी, और जो बड़ी जरूरी चीज जो है वो ये है कि इंटरेस्ट को इसकी जुबान में, बॉन्ड्स की जुबान में कूपन कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट के तौर पे आपको नजर नहीं आएगा, उसको आप कूपन कह रहे होंगे, या कूपन कह दिया तो मींस के ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बॉन्ड के ऊपर दिया जा रहा है। सपोज वर्डिंग कुछ इस किस्म की हो सकती है कि बॉन्ड कंटेन्स अ कूपन of 8 contains an 8% coupon,
सर स्क्रीन ऑफ हो गई है। वो खैर है, कोई बात नहीं, बस वो हमारी मेन फाइनल जो है वो डिस्कशन। अच्छा, वो उन्होंने सर अभी नमाज की ब्रेक कर लें थोड़ी देर से, उसके बाद दूसरा सेशन। बिल्कुल 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 करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। फिर सेकंड सेशन 2 बजे स्टार्ट कर लें या कितने बजे स्टार्ट करना? सर सही है सर, 2 बजे। 2 बजे सही है, 2 बजे ठीक है सर, इतना 10-15 मिनट लग जाएंगे सर नमाज में। ठीक हो गया। तो बॉन्ड कंटेन्स एन 8% कूपन